नमस्कार दोस्तों, विवासवन में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि एनडीए एग्जाम के बाद हम लोग इस पेपर का एनालिसिस लेकर आएंगे। आज हम लोग उसी के बारे में एनालिसिस करेंगे जो मैथमेटिक्स के पेपर का है। अब क्वेश्चन अपने पास ये है कि एनालिसिस का मतलब क्या है। क्या यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को दिखाया जाएगा? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। एनालिसिस का जो मेन मतलब होता है, अगर मैं थोड़ा सा ठीक से एनालिसिस के बारे में देखूं, अगर मैं ठीक से एनालिसिस के बारे में देखूं तो एनालिसिस का एक्चुअल मतलब तो क्या होगा, मतलब अगर हम इसको समझें, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हम मतलब तो जानते हैं पर अकॉर्डिंग टू मी हम उसके अच्छे से समझ नहीं पाते। तो जैसे मेरे हिसाब से जो एनालिसिस का मतलब होता है वह सबसे पहला होता है अंडरस्टैंडिंग कि वो है क्या। अब अंडरस्टैंडिंग तो दो चीजों से बनेगी। एक, जब हम उसको डिफाइन करेंगे, तो अंडरस्टैंडिंग बनेगी। एक, जब हम उसके प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे या उसके किसी भी जो स्पेशल केसेस के बारे में समझेंगे तो उस समय हम ये समझेंगे कि ओके ये क्या है। इससे हमें ये बात मिल जाएगा कि ओके ये टॉपिक है क्या। बात क्लियर हो गई। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि इससे कनेक्ट करना, अभी रियल सिचुएशन से या रेलेवेंट सिचुएशन से। रेलेवेंट सिचुएशन लिखने का यह मतलब है कि जैसे हर एक का तो रियल सिचुएशन हो नहीं सकता। जैसे अभी हम अगर एनडीए मैथ का क्वेश्चन जा रहे हैं सॉल्व आउट करने, क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक, तो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है कि इसका कनेक्शन रियल लाइफ में तो आपको दिखेगा नहीं। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि नहीं मैं घर में जाऊंगा, मैं डिफरेंशिएशन देख लिया, कैलकुलस देख लिया, ऐसा तो आप नहीं बोल सकते। तो ऑब्वियस ही बात है आपको वहां रेलेवेंट सिचुएशन में, तो किस सिचुएशन में अभी के लिए काम आ रहा आप लोग को लगेगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पार्ट में वो है आपका प्रेडिक्शन। क्योंकि जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे तो सबसे पहला हमारा जो टास्क होता है वो पीवाईक्यू से प्रेडिक्शन ही होता है। जैसे हमने अगर पीवाईक्यू सॉल्व किया, मैं इसको एक बार के लिए हटा देता हूं, कि जैसे हम लोगों ने अगर पीवाईक्यू सॉल्व किया तो जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो अब वहां पर हम क्या देखेंगे, अब उस पैटर्न को समझेंगे। हमने अभी जस्ट दिया क्या, अंडरस्टैंड करना, कनेक्ट करना, और हम इससे प्रेडिक्ट करेंगे आने वाले क्वेश्चन को। अगर हमारा ये प्रेडिक्शन नहीं होगा तो चीजें कोई फायदा ही नहीं होगा किसी चीज का। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया है, अब ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या गारंटी है? बिल्कुल गारंटी नहीं है। तो पीवाईक्यू का जो मेन मकसद होता है वो होता है प्रेडिक्शन। अब इस प्रेडिक्शन करने के लिए ही हम क्या करते हैं, चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं अपने सिचुएशन के साथ, चाहे वो रियल लाइफ के सिचुएशन में हो या वो किसी रेलेवेंट सिचुएशन में हो। जैसे मैथमेटिक्स है तो एनडीए का मैथ है तो ऑब्वियस सी बात है इसका सिचुएशन रिलेवेंट कहां पर होगा, इसके एग्जाम के क्वेश्चन में होगा। ऑब्वियस सी बात हम लोग को देखने को मिलेगा। तो उस उम्मीद से मैं इस क्वेश्चन को एनालिसिस करने जा रहा हूं। यहां पर मैं बस आपको यह बताऊंगा कि किस चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बाद बाकी आप लोग को सॉल्यूशन तो मिलेगा ही, बाद में हम लोग भी सॉल्यूशन का वीडियो बनाएंगे, लेकिन हमारे दिमाग में सॉल्यूशन का वीडियो बनाने का एक बहुत ही अच्छा प्लानिंग है। जैसे मैं ये चाहता हूं कि एक टॉपिक, जैसे मैंने मान लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक टॉपिक है, इस टॉपिक का जितना भी क्वेश्चन है एक साथ कर दिया जाए और इसके बाद क्या किया जाए, इसको एक पीपीटी तैयार करके इसका वीडियो बना दिया जाए और इसके साथ कुछ प्रेडिक्टेड क्वेश्चन। तो हर एक टॉपिक से अगर हम 10 भी प्रेडिक्टेड क्वेश्चन निकाल पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक, तो मेरे पास या हम लोग के पास क्या होगा, कलेक्शन बहुत ज्यादा होगा।
तो मेरा मानना है कि ये हेल्पफुल होगा। चलिए मैं कोशिश में तो लगा हूं, फिर देखेंगे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन आज चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपने एनालिसिस को क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हालांकि हिंदी में जो सीट में होता है, हिंदी और इंग्लिश में। अब क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, आप लोग एक बात और समझ रहे अच्छे से कि किसी भी क्वेश्चन को देखने के बाद अगर आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन क्या है, इस चैप्टर का है या कॉम्बिनेशन चैप्टर का है, इसका मतलब कि आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अदरवाइज अगर आपको यही समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो छोड़ दीजिए, प्रेडिक्शन तो भूल ही जाए। p of x q of p to the power x q to the power y r to the power z where x y z are in gp then consider the following statement। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए इस पहला हम लोग ये समझेंगे कि क्वेश्चन है किस चैप्टर का। ये आपको बहुत कम लोग बता पाएंगे। सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छा से मिल जाएगा, सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, लेकिन ये कम बता पाएंगे क्योंकि द मेन थिंग इज दैट। अब ये जो क्वेश्चन का अगर हम ठीक से थोड़ा सा ठीक से देखें तो यहां पर हम लोग को एपीजीपी तो दिख ही रहा है, तो हम तो ये बोल सकते हैं कि एपीजीपी या सीक्वेंस, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट है। लेकिन याद रखिए जब भी आपके दिमाग में जब भी यहां पर एक्सपोनेंट के फॉर्म में होता है, कोई भी चीज एक्सपोनेंट के फॉर्म में होगा तो एक्सपोनेंट और लॉग कोई अलग अलग मैटर नहीं है। तो आप झट से देख लेंगे यहां लॉग भी यूज हो सकता है क्योंकि एक्सपोनेंट यूज होगा ही होगा। तो यहां क्या कर सकते हैं हम लोग, लॉग भी कर सकते हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी ला सकते हैं। तो आप ये बात ध्यान में रखें कि एक्सपोनेंट के साथ यहाँ एपीजीपी लगा है, इसलिए हम बार बार सबको ये बोलते चलते थे कि बेसिक्स कंप्लीट होना ही चाहिए। बेसिक अगर आपके पास कंप्लीट नहीं है तो आप बहुत ज्यादा मुश्किल में फेस कर पाएंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन मैं सबका दूंगा क्वेश्चन का, आप लोग टेंशन लेने का बात नहीं है। अभी हम लोग तेजी से क्वेश्चन को देखेंगे कि किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है और कॉम्बिनेशन क्या क्या है चैप्टर का। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए सेट, non-empty subset of a set and a to the power c b to the power c represent their complements then which of the following is are correct। ये ऑब्वियस सी बात है, देखते मात्र समझ में आया कि ये क्वेश्चन किसका जा रहा है अपने पास, ये क्वेश्चन जा रहा है सेट का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 यह कहता है कि लेट y इज इक्वल टू x फैक्टोरियल, z इज इक्वल टू 2x फैक्टोरियल, इफ z बाय 120 then what is the value of 3x फैक्टोरियल। अब इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन कहां पर जाएगा। हमारे जो स्टूडेंट है पीछे हम लोगों ने जिनको डिस्कस किया उनमें डिस्कस हो गया होगा कि इन सब पैटर्न से हम डिस्कस करते थे, क्वेश्चन को समझते थे कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है। बाद में तो आपको पास नॉलेज है ये आप बोल सकते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब आप बोल सकते हैं कैलकुलेटिंग पार्ट, फैक्टोरियल पार्ट आपका आप पूरा पूरी वहां पर रख सकते हैं फैक्टोरियल पार्ट को। अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया लेट n बी ए नेचुरल नंबर द नंबर ऑफ consecutive जीरो एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन ऑफ n फैक्टोरियल इज एग्जैक्टली 2, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ n आर पॉसिबल। अब यहां पर आप बात समझेंगे क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जब भी हम क्वेश्चंस देखते हैं इस तरह के कि जहां पॉसिबल केस बताना होता है, ठीक है, वहां पर आप 4 ही चीज देख सकते हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। आप ये 4 चैप्टर में ही ज्यादातर क्या बात करते हैं, परम्यूटेशन पॉसिबिलिटी का। तो जब भी आपके पास पॉसिबिलिटी आए तो आप ध्यान रखेंगे कि ये 4 ही केसेस हो सकता है और चूंकि ये फैक्टोरियल है तो यहां पर आपको फैक्टोरियल लिखे जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 10 प्लस लॉग 10 log x to the base 10, 10 plus log y to the base y and 10 plus log z to the base 10 are in AP। अब ऑब्वियस ही बात है कि AP, GP, HP इस वाले पैटर्न में आप लोग स्टार करके लिख लेंगे। जो स्टूडेंट्स तैयार करना चाह रहे हैं अपने अगले एग्जाम के लिए वो एक बात दिमाग में बैठा लेंगे,
हम लोगों ने क्लास में इसके बारे में बहुत डिस्कशन किया था कि जब भी क्वेश्चन एपी जीपी एचपी से आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ इंक्लूडेड होगा। यहाँ या तो लॉग हो, या तो डिफरेंशिएशन हो, या तो अलजेब्रा हो, कुछ ना कुछ इसमें इंक्लूडेड होगा ही होगा। तो ध्यान में आप इसको जरूर बैठा लें। चलिए, हाउ मेनी टर्म्स, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 3 + 5 अमाउंट टू सम इज इक्वल टू इतना। अब आप यहां पर बता सकते हैं आसानी से, ये बता सकते हैं सीक्वेंस सीरीज का एपी का पार्ट। ओके, एपी का पार्ट है, समेशन का पार्ट है, आप लोग इसे देख लेंगे। इस सब का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, लेकिन चैप्टर बाय सॉल्यूशन आप लोग को देखने को मिलेगा। हम लोग इसको क्या करेंगे, चैप्टर बाय बनाएंगे इसके प्रेडिक्शन क्वेश्चन के साथ। चलिए देखते हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन टू एपी, दिस एंड दिस एपी। तेजी से आगे बढ़ते हैं। इफ अल्फा इज इक्वल टू दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस अमाउंट। अब ये जो क्वेश्चन है ये किसका है, कोई बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे ये हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा, क्योंकि जब भी यहाँ रूट का बात करेगा, खासकर एनडीए के एग्जाम में जब भी रूट का बात करेगा तो वो जनरली रियल रूट के बारे में डिस्कशन बहुत कम करता है, बहुत रेयर केस में करता है। जब भी वो डिस्कशन करता है तो हमेशा से क्या करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ही रूट डिस्कशन करता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप वीडियो लेक्चर में देख भी सकते हैं। हमारे पास रूट के बारे में अच्छा सा स्टडी होना चाहिए, ग्राफिकल पर अच्छा होना चाहिए, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर अच्छा स्टडी होना चाहिए। इस तीन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब हम लोग चलते हैं, यहां ही देख लेते हैं पहले, फिर नीचे चलेंगे, बार बार दिक्कत ना हो इसलिए। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया कि इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट 34 स्टूडेंट। अब ये क्वेश्चन देखते समझ में आ गया होगा, सेट में वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। हम लोग को पढ़ना भी नहीं पड़ा इसको, सेट में वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। आप लोग अगर वो कंप्लीट कर रहे हैं तो कर लेंगे, और आप लोग अगर कोई नोटबुक लेके बैठे हैं तो साथ साथ लिखते भी चलेंगे, जिससे कि आपको आइडिया हो कि किस चैप्टर का किस सारा क्वेश्चन है एट लाइफ पॉइंट। ओके, अब द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस। अब ऑब्वियस ही बात है, इसका ये जो चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से है लाइंस की इक्वेशन की बात कर रहा है। यहाँ यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंस, कंसिस्टेंट, ये तो इतना आसान क्वेश्चन है जो हम लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा था। लेकिन आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएंगे आंसर, इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 13 जो अपने पास छूटा हुआ था। ऊपर हम लोगों ने 11 12 कंप्लीट कर लिया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अब ये क्वेश्चन अगर नहीं हो पा रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया था। जो हमारे स्टूडेंट थे और हम लोगों ने अपने क्लास में बहुत डिस्कशन किया था। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का निकाल के उसका डिटरमिनेंट निकालना है। ये क्वेश्चन एकदम आसान है, आप लोग इसे जरूर सॉल्व करेंगे। और ये तो डायरेक्टली पता चल गया डिटरमिनेंट का। कुछ क्वेश्चन खुद सॉल्व करें, बाद में हम लोग उस पर चर्चा जरूर करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे तो दूर से ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन देखें तो आयोटा आने का मतलब है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और यहाँ पर पूछा भी है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m - n, दैट इज इट बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली। कॉम्प्लेक्स नंबर से ये रिलेट कर पा रहा होगा, तो आप लोग इसे देख लेंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 को देखते हैं।
तो इन ऑब्टेनिंग solution of system of equation x plus y plus z 7 x plus 2y 3z 16 x plus 3y 4z 22 by Cramer's rule the value of y is obtained by dividing this part by d2 where d is equals to dash d इसका मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर ये किससे रिलेट करता होगा यहां से देख के तो पता चल गया कि डिटर्मिनेंट से बस यहाँ डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना है इसका एक वैल्यू होगा बाद में जैसे ही आप ये जाते हैं तो लाइंस के इक्वेशन में आपको देखने को मिलेगा तो आप बोल सकते हैं आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स से तो बिलोंग्स करता ही है साथ साथ हम लोग को यहाँ पर लाइन का सिस्टम भी देखने को मिलता है यानी कोऑर्डिनेट से थोड़ा सा यहाँ कनेक्शन मिल जाएगा अपने आप को और ये तभी आपको पता चलेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे अदरवाइज आपका क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सटीक नहीं बैठ पाएगा ओके तो बाद में पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट d2 तो d2 का डिटरमिनेंट का वैल्यू बताइए ऑब्वियस सी बात है कि आप पहले क्या करते हैं इस रूल से फाइंड करेंगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे आप टेंशन लेने का एकदम जरूरत नहीं है जो क्वेश्चन आप लोग से नहीं होगा फिर से हम लोग उस पर एक एक करके डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज करेंगे आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आएगा चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बोलने का बात नहीं है इसका वैल्यू डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है आप हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसको अच्छे से और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अगर हम लोग नजर डालें तो यहां पर दिखेगा आपको कंसीडर द फॉलोइंग रिस्पेक्ट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अब ये मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ये हमने बार बार भी बोला है सभी को सबको मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन अभी मैं लास्ट वाला पोर्शन से कुछ क्वेश्चन करने के बाद फिर लास्ट वाले पोर्शन में जाऊंगा कारण ये होगा कि मैं ये बताना चाह रहा हूं सबको कि क्वेश्चन को बस स्टार्टिंग से नहीं देखे बिकॉज ये सभी जानते हैं कि आप लोग को 300 का क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बस चाहिए 20 और 50% भी आने से बहुत है हम ऐसे तो जनरल 70-80 के बीच में आना बहुत काफी है अब 70-80 नंबर चाहिए तो इसका मतलब सब क्वेश्चन तो सॉल्व करना नहीं होगा ऑब्वियस सी बात है तो सबसे पहला काम आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व आउट करना होगा चूज करना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं इसमें के बाद सीधे लास्ट स्लाइड में जाऊंगा इससे ये हम लोग को आइडिया हो जाए कि नहीं हम लोग पूरा क्वेश्चन को चॉक आउट करेंगे कि हो सकता है उस पूरे 120 क्वेश्चन में कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे काम का निकल जाए स्टार्टिंग में ना निकले तो बाद में हम लोग को दिख जाए अब 17 जैसे ही हम लोग को ओमेगा दिखेगा तो दिमाग में तो बैठ गया क्यूब रूट यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर तो 1 ओमेगा स्क्वायर विद 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी x का वैल्यू दिया हुआ है y का वैल्यू दिया हुआ है x का मतलब सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हम लोग चलेंगे अब हम डायरेक्ट चलेंगे हम लोग अपने लास्ट फेज से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 120 से जिससे कि हम लोग को समझ में आए क्वेश्चन छोड़ना किसी के लिए बिकॉज दिस इज एनालिटिकल क्लास यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखाया है क्वेश्चन सॉल्व करना तो हम एक एक करके सीरीज स्टार्ट करेंगे तो वहां पर तो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है लेकिन हम लोग को ये समझना होगा अब हम लोग को ये समझना होगा कि क्वेश्चन कैसे पिक किया जाए अब यहां पर देखिए जहां तक मेरा कुछ स्टूडेंट से बात भी हुआ है तो उनका मानना है कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा आया है और ये हर एक साल कुछ ना कुछ देखा जाता है कि अच्छा खासा आया है लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट को कि प्रोबेबिलिटी किया जाए स्टैटिक पार्ट किया जाए या एनालिटिकल पार्ट किया जाए एनालिटिकल पार्ट मतलब मैं बस एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूं कि कैलकुलस का पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट तो मेरा एक सजेशन था अपने बैच में कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स में उतने अच्छे नहीं है या आपको बोर लगता है तो आप स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन को मत कीजिए ये वाला पोर्शन को कंप्लीट कीजिए क्योंकि कोई भी स्टूडेंट दोनों पोर्शन में मजबूत नहीं हो सकता ये स्टैटिक का पार्ट जो है वो प्रोबेबल पार्ट है
एनालिटिकल पार्ट जो है वो क्या पार्ट आपको दिखेगा, वो दिखेगा थोड़ा सा कंफर्म आंसर दिखेगा। तो यहाँ आप थोड़ा सा अपने स्ट्रेटजी को बना सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ योर पावर, कि आपके पास तो क्या पावर है। अगर आप बेसिक क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो बढ़िया है, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इस पार्ट को ज्यादा कर लें। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, अगर देखते हैं तो 120 क्वेश्चन नंबर 120 मीन वेरिएंस है, फ्रीक्वेंसी है, 16 अपने पास हो गया, 19 हो गया, 18 हो गया और 15 हो गया। सब जो है प्रोबेबिलिटी से संबंध रखता है कहीं ना कहीं, या स्टैटिस्टिक्स से संबंध रखता है। मतलब एक स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का अच्छा खासा पोर्शन हम लोग को देखने को कहाँ मिलता है, हम लोग को यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम ये पोर्शन हम लोग को दिखता है कि कैसे करें। अगर हमारा ये पार्ट मजबूत है तो ये पार्ट ऑब्वियस बात मजबूत नहीं होगा। कुछ बेसिक्स ठीक हो सकता है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर, बिकॉज यू हैव टू सिलेक्ट ओनली 40 to 50 क्वेश्चंस, और उसके बाद आप ज्यादा क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके कोई फायदा भी। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन अगर हम 110 का बात करें तो 108, 111, 109, 12, 10, 13, ये सब क्वेश्चन हम लोग को क्या दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी। मतलब कि लास्ट के पोर्शन में प्रोबेबिलिटी दिया गया है। अब यहां स्ट्रेटजी हम लोग को क्या लगाना है, ध्यान देंगे कि अगर हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि स्टैटिस्टिक्स का अच्छा नॉलेज है, और अगर हम वहां पर आगे में फंस गए तो हमारा जो टाइम है वो खत्म हो जाएगा। तो हम लोग को करना क्या है कि सबसे पहला काम करना है कि आप अपना मजबूत पक्ष देखेंगे। तो पहले पक्ष में तो हम लोग को आइडिया मिला कि अभी क्या दे रहा है, मैट्रिसेस, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह हम लोग को क्वेश्चन दिख रहा है। तो जिसका वो मजबूत पक्ष है पहले वहां जाएगा। लास्ट के पोर्शन में हम लोग क्या दिखता है, थोड़ा सा हम लोग को स्टैटिस्टिक्स का दिखता है। तो जिसका मजबूत पक्ष है वो आंसर क्या करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब हम तेजी में चलते हैं फिर से बैक होकर। 1 मिनट, चलिए अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 101 से देखें, व्हाट इज द हार्मोनिक मीन सी एंड यूनियन कंडीशन 5, 6 इन ए सिंपल सर्वे ऑफ विलेज प्रोबेबिलिटी अंडर द विच कंडीशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी। लास्ट का ये जो पूरा पार्ट हम लोग को फिर से क्या दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी का ही दिख रहा है। मतलब लास्ट 101 से लेकर हम लोग को जो दिखा है कहां तक, 120 तक, उसमें लमसम में क्या है, प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है। मतलब एक अच्छा खासा पोर्शन आपके पास यहां देखने को मिलेगा प्रोबेबिलिटी में। ओके, अब यहां पर अब आइए, एकदम ध्यान से चीजों को देखेंगे। मतलब अब ये एक पैटर्न हम लोग को दिख गया, एकदम आसान पैटर्न, कि 1 से जब हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखा था, वहां हम लोग को मैट्रिसेस दिख रहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा था, नंबर सिस्टम दिख रहा था। जब हम लोगों ने 100 से 120 क्वेश्चन को देखा तो वहां हम लोग को स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी दिख रहा था। ठीक है, अब अगर हम जैसे ही आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 से नीचे, तो अब आपके पास क्या दिख रहा है, देखिए इंटीग्रेशन। मतलब हम लोग को ऐसा लग रहा है कि यहाँ रीजन बाउंडेड है, मतलब इंटीग्रेशन। ये क्या, व्हाट इज द फंक्शन, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिफरेंशिएशन। ये क्या है, द फंक्शन डैश इज मिनिमम वैल्यू, डिफरेंशिएशन। अब यहां से डिफरेंशिएशन का चैप्टर चालू हो गया। तो अब आप लोग का स्ट्रेटजी, एक बार क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, उसका खुद आपका मजबूत पकड़ पता चल जाएगा। दिस क्लास इज ऑल अबाउट दिस।
नॉट टू सॉल्व द क्वेश्चन। ऑनेस्टली अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आपके पास जो अभी इन मॉडर्न वर्ल्ड खासकर और खासकर टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड बोला जाए तो ये गलत नहीं होगा कि इस वर्ल्ड में क्वेश्चन करना बहुत आसान है। आप कहीं भी क्वेश्चन दे सकते हैं। पहले मैथ के क्वेश्चन में डिस्टर्ब होता था, अब ऐसा भी नहीं है। आप क्वेश्चन को कहीं दे सकते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपने पैटर्न समझ लिया था पहले, जो हम लोगों ने अपने स्टूडेंट को समझाया है बार बार, कि आपने अगर समझ लिया तो आपका जो मजबूत पक्ष है पहले आप वहीं पर लेकर जाएंगे क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन को जैसे ही आपने एक बार रिवाइंड किया, आपको समझ में आया अगर आपका पक्ष मजबूत है कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस, सो आपको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपका पक्ष मजबूत है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, आपको लास्ट में करना पड़ेगा। और आपका पक्ष क्या है, डिफरेंशिएशन कैलकुलस का मजबूत है, आपको ये 100 के आसपास में जाना पड़ेगा। अब फिर हम लोग ऐसे ही करके सब क्वेश्चन को आज देख लेते हैं। अब यहां पर ठीक से फिर से ध्यान दें तो 91 से लेकर फिर हम लोग को 96 तक सब क्वेश्चन क्या दिखेगा ज्यादातर, ठीक है। आपको ये क्या दिखेगा, सब यहाँ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का ही पार्ट आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन ये कहाँ तक, अब हम लोग यही तो देखेंगे कि ये ऐसा कहाँ तक। ये आप देखिए क्वेश्चन नंबर 85 से भी आपको वही देखने को मिल रहा है, 85, 88, 87 आप लोग को वही देखने को मिल रहा है। उसके बाद अब आप यहां भी देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ही देखने को मिल रहा है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मींस कहां से 879 से स्टार्ट होगा अपने पास। उसके बाद अगर आप आते हैं 73 लिमिट का पार्ट, 73, 76, 75, 78 दीज आर लिमिट टेंजेंट का बातें हो रही है। अब यहां ब्रेक हुआ 72 के पहले। मतलब अब देखिए क्वेश्चन पेपर का पूरा खेल, क्वेश्चन पेपर का खेल 1 से, अभी हम लोगों ने 1 से तो पूरा स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि 1 से 20 तक अगर हम लोग हिसाब देखें तो हम लोग को दिया जा रहा है मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर सिस्टम, 100 से 120 के बीच में स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी, और 72 से लेकर 100 के बीच में कैलकुलस का पार्ट दिया जा रहा। अब एक आपके पास क्लियर पिक्चर है कि आप किस चैप्टर में मजबूत है, इससे आप बना सकते हैं। बस स्टार्टिंग का 10 मिनट्स आपको स्पेंड करना था एक बार क्वेश्चन को देखने में। उसके बाद जैसे ही हमने आगे यहाँ क्वेश्चन देखा, ये वेक्टर का दिख रहा है 68, वेक्टर का दिखता है अपने पास 69, वेक्टर का 70, वेक्टर का। अब फिर इसमें अगर हम आगे जाके देखते हैं, आगे जाकर देखेंगे तो यहां से देखिए ये वाला पार्ट साइन थीटा, साइन थीटा इक्वेशन के साथ 63, यहां पर आपको फिर मिक्सअप दिखेगा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा एक्यूट एंगल। अब ये वाला पार्ट कोऑर्डिनेट का भी है और इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री भी पार्ट आता है। सर्कल मतलब कोऑर्डिनेट, और ये कोऑर्डिनेट का ही आप मान के चलिए, कोऑर्डिनेट में सर्कल, डिस्टेंस निकालना है कोऑर्डिनेट में। तो अब हम लोग ये देख पा रहे होंगे कि कोऑर्डिनेट और वेक्टर को मिला गया है, कोऑर्डिनेट और वेक्टर को। हालांकि वेक्टर का क्वेश्चन 67 से ये स्टार्ट है, इसके बाद शायद नहीं होना चाहिए, सॉरी 66 से, इसके बाद शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा हिसाब से वेक्टर कम आना चाहिए ऑन द ये मेरे हिसाब से, लेकिन चेक कर लेते हैं हम लोग। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से अटैच करके आएगा, और आप यहाँ पर पूरा अच्छे से देख पा रहे होंगे कि अब जो क्वेश्चन आपको दिखेगा वो ज्यादातर क्या दिखेगा, कोऑर्डिनेट का। इसके अंदर कुछ कुछ वेक्टर आपको मिल जाएंगे, देख रहे हैं, इसके अंदर आपको कुछ कुछ वेक्टर के क्वेश्चन दिखेंगे, लेकिन ज्यादा पार्ट कहाँ दिखेगा, कोऑर्डिनेट का। और अगर आप इसके स्टार्टिंग पॉइंट से चीजों को रखेंगे
तो आपको यहां से देखने को मिलेगा कि 51 के बाद से 51 के बाद से आपका क्या हुआ है, कुछ क्वेश्चन 52 से आपका कुछ क्वेश्चन क्या देखने को मिला है, 52 से वहां तक 70 72 के बीच में आपको क्या, ये एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है, ठीक है, लेकिन एक आप आइडिया है। यहाँ से आपको वेक्टर का क्वेश्चन और कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं इसे। अब यहां से देखिए ट्रिग्नोमेट्री चालू हो गया अपने पास। डिटर्मिनेंट, यहाँ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन भी अपने पास दिख रहा है। हाँ, अब ये पार्ट यहाँ ध्यान से देखिए, 40 क्वेश्चन नंबर अगर हम 45 की बात करते हैं, यहाँ मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि जरूरी नहीं कि सब क्वेश्चन डायरेक्टली आइडिया से हो। जैसे 46 क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन सेट से दिया गया है, ये क्वेश्चन मैट्रिक्स से पूछ दिया गया है, मतलब कुछ मिक्सअप दिखेगा, लेकिन एक राउंड फिगर आइडिया आपको क्या देखने को मिलता है कि हम लोग जिस पॉइंट में मजबूत होते हैं वो पॉइंट का क्वेश्चन हम लोग ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या फंक्शंस, नंबर सिस्टम इंक्लूड करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेट भी पूछा जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री भी पूछा जा रहा है, वेक्टर भी पूछा जा रहा है, सॉरी वेक्टर नहीं, डिटरमिनेंट भी पूछा जा रहा है। इसी बीच में हम लोग को कुछ पॉसिबल केसेस मतलब परमुटेशन का क्वेश्चन भी यहाँ दिया जा रहा है। अगर पॉसिबल केसेस का हम चीज देखें तो परमुटेशन का भी क्वेश्चन आप लोग को क्या कर रहा है, देखने को यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। अब इनके बीच में हम लोग को क्या, ट्रिग्नोमेट्री प्लस कुछ कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन। तो अब ये बातें क्लियर हो गई, मैं पहले एक बार आपको क्लियर कर देता हूं यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ लार्जेस्ट डिटर्मिनेंट। चलिए, तो अब एक बात ये क्लियर क्या हो गया, इस पेपर का एनालिसिस करते समय हम लोग को क्या दिख रहा है कि 1 से लेकर 50 तक के अंदर में ये डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, कॉम्प्लेक्स, नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका क्वेश्चन मिक्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये क्वेश्चन हमेशा मिक्स आ रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, मतलब 1 से अगर 50 की बात करें, 1 से 50 55 तक की बात करें तो वहां पर मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हम लोग को दिखेंगे, और ये क्वेश्चन इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये क्वेश्चन कैसा होता है, ये क्वेश्चन होता है इंटरकनेक्टेड, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करता है। लेकिन उसके बाद पैटर्न पर बात करें तो हम देखेंगे कि 50 से 55 से लेकर आप देखेंगे 72 तक, तो आप लोग को दिखेगा वेक्टर का और प्रॉपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। फिर 72 से आप 100 तक जाएंगे तो आपको डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और 100 से 120 तक जाएंगे तो आपको स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का देखने को मिलेगा। इस पूरे स्टडी से आपको क्या समझ में आएगा कि जो आपका मजबूत पक्ष है पहले आप वहां जाओ, और वहां जाओ आराम से क्वेश्चन करके आओ, फिर आप बाद में जाओ, बिकॉज आपको ज्यादा क्वेश्चन करना ही नहीं है। बात क्लियर हो गया। तो इस पूरे स्ट्रेटजी से जब आप अपने अगले एग्जाम देंगे तो आसानी से क्या कर सकते हैं, क्रैक करने का चांसेस बढ़ा सकते हैं। अब रही बात क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, तो हम लोग पीवाईक्यू सीरीज ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन उसमें एक ही वीडियो बन पाया था क्योंकि इसके बाद हम लोग के जो करेंट बैच है उनका प्लानिंग चलने लग गया। हम फिर से उसको मतलब रिन्यू स्टार्ट कर देंगे, रिज्यूम कर देंगे, और उस पूरे वीडियो के अंदर में हम लोग हर एक क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन इस बार एक नया तरीका से हम लोगों ने प्लान किया है। नया तरीका अपने पास ये है कि हम लोग क्या करेंगे, एक चैप्टर वाइज सीट तैयार कर लेंगे पीवाईक्यू का, और उसका प्रेडिक्टेड क्वेश्चन भी हम लोग लेकर आने जा रहे हैं इस बार। हर एक टॉपिक पर 10 प्रेडिक्टेड क्वेश्चन, और आप लोग को मैं ये बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग एनसीईआरटी बुक जरूर ले लें। क्लास
11 और 12 के एनसीईआरटी बुक आप लोग ले लें। अगर जिनको तैयारी करना है नेक्स्ट बार के लिए, अप्रैल के लिए, एनसीईआरटी बुक का फायदा क्या होगा कि टर्मिनोलॉजी अगर आपका कमजोर होगा किसी में तो आसानी से कवर अप कर देंगे। और मैं भी ये कोशिश करूंगा कि मैं एक एनसीईआरटी का वीडियो का क्या कर लूं, एक लेक्चर बना लूं, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। तो सब लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रेटजी से आप आगे बढ़ेंगे और हम लोग पूरा तरह से सहयोग आपको दे रहे हैं, आप लोग उसको